हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपसे बस कुछ मिनट का वक्त चाहता हूं और इन कुछ मिनटों के अंदर मैं आपको 5 टाइप्स ऑफ रिट्स एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके लिए ये रिट्स बहुत आसान हो जाएंगी। आई थिंक कि मैं आपको ये समझा पाऊंगा। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जा सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स 2023 के लिए आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स लें, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, तो आप उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके उसे एनरोल जरूर करवाएं। आइए पढ़ते हैं रिट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास हमारे संविधान के हिसाब से रिट बनाने की या रिट इशू करने की पावर होती है। व्हाट इज द रिट? रिट इज अ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑर्डर that is given by the judicial authorities in India, and in India there are only two authorities that can issue writ: Supreme Court and High Court. Now सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की पावर आर्टिकल नंबर 32 के अंदर दी गई है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, जबकि हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर आर्टिकल नंबर 226 में दी गई है, जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। इसका मतलब हाई कोर्ट के पास जाके रिट इशू करवाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जाके रिट इशू करवाना आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में फर्क है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप सिर्फ तब जा सकते हैं जब आप के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जब भी वो वायलेट हो, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके रिट इशू करवाने के लिए या उन्हें कोई ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए कह सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट के पास आप दोनों केस में जा सकते हैं, चाहे आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर। और ये रिट बेसिकली ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, जो ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है, ये हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिया है। और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर किंग या क्वीन, जिनको फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोला जाता था, वो ये रिट इशू करते थे ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके। लेकिन भारत के अंदर जुडिशियल अथॉरिटीज फाइनल अथॉरिटीज होती हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है। ये भी ध्यान रखना है आपने कि 5 तरीके की रिट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल दोस 5 इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तभी तो फ्यू मिनट सीरीज है इसका नाम। हैबियस कॉर्पस सबसे पहली टाइप की रिट। अब ये सारे शब्द लैटिन भाषा में इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए थोड़े मुश्किल होंगे याद करने, बट वी विल अंडरस्टैंड। एक एक करके पढ़ते हैं। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि जब कोर्ट ऐसा कहे कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मेरे सामने पेश करो, तब हैबियस कॉर्पस कहलाया जाता है। एंड कोर्ट कब ये कहता है? जब किसी इंडिविजुअल को इलीगली डिटेन किया गया हो। अब वो इंडिविजुअल को इलीगली डिटेन किया होता है तो वो इंडिविजुअल खुद अपने आप किसी जरिए मैसेज पहुंचा दे, या अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचा दे कि मुझे इलीगली डिटेन किया गया है, तो हैबियस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा कि आप यहां पे आएं और हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये बंदा कैसे डिटेन है या इसकी डिटेंशन कंटिन्यू होनी चाहिए नहीं। हैबियस कॉर्पस की पिटीशन आप सिमरन के पापा के ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी लगा सकते हैं अगर वो आपको इलीगली डिटेन करते हैं। दैट मीन्स कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और ये गंगा जल के इस पुलिस अफसर के ऊपर भी एप्लीकेबल है जो 24 घंटे के बाद भी मजिस्ट्रेट के पास आपको नहीं ले जा पा रहा है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 पढ़ा होना चाहिए, जिसमें आपको यह प्रोटेक्शन मिलती है कि जब आपको अरेस्ट किया जाता है तब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश होना है। इफ दैट पर्सन डज नॉट टेक यू टू द मजिस्ट्रेट, इट इज एन एग्जाम्पल दैट यू आर इलीगली डिटेन्ड। लेकिन अगर आपको कायदे कानून के हिसाब से डिटेन किया गया हो, या आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अरेस्ट किया गया हो, या कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही अरेस्ट किया गया हो, तो कोर्ट इटसेल्फ गिव द ऑर्डर एंड यू वर अरेस्टेड, then habeas corpus does not apply. Second petition, second writ petition, और second writ here is mandamus. Mandamus का मतलब होता है हम कमांड करते हैं, यानी we order you to do something. इसमें you कौन है? इसमें you है एक पब्लिक ऑफिशियल, एक पब्लिक ऑफिशियल जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कोई इलेक्शन कमिश्नर है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि उनको रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन करवाने, बट दे आर नॉट एबल टू होल्ड द इलेक्शंस, देन आई कैन इशू द रिट ऑफ मैंडेमस।
सिमिलरली अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पे कोई बैठा है या कोई ऐसी ही पब्लिक ऑफिशियल की पोस्ट पे कोई बैठा है, सीएजी ऑडिट ही नहीं कर रहा है, तो उसको मैंडेमस इशू किया जा सकता है। अब ये बात इसमें ध्यान रखनी है आपने कि मैंडेमस की जो रिट है ना, वो किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट दी जा सकती है, किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट दी जा सकती है, किसी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट दी जा सकती है, या इवन कई बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट दी जा सकती है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट को भी कह सकते हो कि उनकी कुछ ड्यूटी है वो परफॉर्म करे, लेकिन आपको याद ये रखना होता है कि मैंडेमस किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है। मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए। तो मान लीजिए आप चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो कौन है, ये आकाश अंबानी, अगर इनको कहते हैं कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, तो क्या ये रिट दी जा सकती है? नहीं। अगर आप पुलिस अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कोई काम कर रही है, तब उसको नहीं कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप आईएएस दीपक रावत को देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस वो बनाते हैं, तो उन्होंने राउंड मारने कहीं ना कहीं चले जाना होता है, छापेमारी करने चले जाते हैं। नाउ इट इज हिज डिस्क्रिशन कि वो कितने बजे जाते हैं, कहां जाते हैं, ठीक है, फॉर हिज राउंड्स। अब अगर वो नहीं गए एक दिन शाम को 5 बजे रेगुलरली, तो उनकी डिस्क्रिशन थी, उसको एनफोर्स करने के लिए आप ऑर्डर नहीं दे सकते। सिमिलरली अगर किसी पुलिस वाले को उनके सुपीरियर ने बोल दिया कि जाके खाना बना दो, so that is not an official duty, that is a duty that is of unofficial capacity. Also अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा गया था और दूसरी पार्टी ने वो काम किया नहीं है, इसको एनफोर्स करवाने के लिए आप मैंडेमस की रिट इशू नहीं करवा सकते। और तो और अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट वाइल दे आर डूइंग देयर जुडिशियल ड्यूटी, तब भी मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता इन लोगों को। सो दीज पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑर्डर और रिट ऑफ मैंडेमस। दीज एग्जेम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो एक बार आप जरूर इसको दोबारा देख लेना और विजुअली याद करने की कोशिश करना। तीसरी जो रिट है उसे कहते हैं प्रोहिबिशन। बेसिकली तीसरी और चौथी जो रिट होती है ना, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी, इनको आप एक साथ याद कर लें तो बेहतर है, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन की रिट कहती है कि ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को दिया जाने वाला एक ऑर्डर है। तो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। अब रिट ये तो इशू करता नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने से निचली अदालत को या हाई कोर्ट अपने से निचली अदालत को यह ऑर्डर इशू करता है। ऑल्सो ट्राइब्यूनल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बताए गए हैं कि बनाने, आप मुझे आर्टिकल बता दो फटाफट कि कौन से आर्टिकल में ट्राइब्यूनल्स की बात हुई है। ट्राइब्यूनल्स को भी प्रोहिबिशन का ऑर्डर इशू किया जाता है। प्रोहिबिशन का ऑर्डर कब इशू किया जाएगा? प्रोहिबिशन का ऑर्डर तब इशू किया जाएगा जब एक लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर किसी प्रोसेस को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये बच्चे हैं, जुवेनाइल्स हैं, और अगर इन्होंने कोई क्राइम कमिट किया होता है, इफ दे आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं, इफ दे आर बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, तो इनका जो ट्रायल होना चाहिए वो जुवेनाइल कोर्ट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। लेकिन अगर इनका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर काम कर रहा है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में बच्चों के केस लेना है ही नहीं। तो उस संदर्भ में हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को यह हिदायत दे सकता है कि आप जो प्रोसीडिंग्स कर रहे हो इन बच्चों के खिलाफ वो बंद कर दो, प्रोहिबिट कर दो। तो इवन इफ दे हैव कमिटेड अ क्राइम, दे शुड बी सेंट टू अ जुवेनाइल कोर्ट, नॉट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड दैट इज प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन बस स्टॉप का साइन दिखा देता है कि रुक जाओ, ये प्रोसेस तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। क्या ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या पार्लियामेंट या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है? जी नहीं। तो यू कैन नॉट आस्क एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की जो बातें होती हैं, पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, मान लो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना दिया पार्लियामेंट में, तो प्रोहिबिशन की रिट नहीं इशू कर सकते, बिकॉज इट इज ओनली फॉर जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अब सर्टियोरारी क्या होता है? ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, जिसको आपने रोक दिया है, लेकिन इसका इलाज भी तो करना है, इसको क्योर भी तो करना है। तो जहां पे प्रोहिबिशन होता है प्रिवेंशन, वहां पे सर्टियोरारी होता है प्रिवेंशन प्लस क्योर। तो आप रोकते भी हैं चीज को और आप उसका निवारण भी करते हैं, क्योर भी करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिट ऑफ सर्टियोरारी। नाउ इन द केस ऑफ सर्टियोरारी व्हाट इज डन, अगेन कॉन्सेप्ट इज द सेम।
हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के पास एक ऑर्डर जाएगा, वो लोअर कोर्ट के पास जो ऑर्डर जाएगा उसके थ्रू आप ये कहेंगे कि भाई साहब जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दी है या जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको मैं खारिज करता हूं, कैंसिल कर देता हूं, मतलब स्क्वाश कर देता हूं। सो सर्टियोरारी के दो एस्पेक्ट है, एक है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, एक है क्यूरेटिव एस्पेक्ट। अगर लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दी है उसके बाद उसको ठीक करने का भी सर्टियोरारी की रिट इशू की जा सकती है, दैट वट एवर ऑर्डर यू हैव गिवन आई कैंसिल इट। लेकिन अगर वो ऑर्डर नहीं पास कर रहा है और प्रोसीडिंग्स चल रही है, इफ दैट ऑर्डर हैज नॉट बीन पास्ड एंड द प्रोसीडिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन इन द लोअर कोर्ट, आई कैन ट्रांसफर दोज प्रोसीडिंग्स टू द करेक्ट अप्रोप्रिएट कोर्ट और आई कैन ट्रांसफर दोज प्रोसीडिंग्स टू माई सेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रही किसी प्रोसीडिंग्स को अपने पास ट्रांसफर करने के लिए सर्टियोरारी इशू कर सकता है। और किस बेसिस पे करेगा? अगर तो हाई कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को लांघा है, जो उसकी पावर्स डिफाइंड है, उसके बाहर का कोई केस उसने सुना है या सुनने की कोशिश कर रहा है। इफ दैट हैपेंस, और इवन इफ देयर इज एन एरर ऑफ लॉ, मतलब आपको उस जजमेंट की लीगैलिटी भी लगता है कि गलत है, लीगली भी वो सही नहीं है, तब भी आप उस प्रेजेंट केस को अपने पास ट्रांसफर कर सकते हो या किसी अन्य हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए एक ऐसा केस जो राजस्थान के अंदर बेस था, उसको मद्रास हाई कोर्ट में सुना जा रहा है, आप तुरंत उसके लिए सर्टियोरारी इशू करके उसे मद्रास हाई कोर्ट से राजस्थान ट्रांसफर करवा सकते हो। नाउ इज इट अवेलेबल अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी? क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी मतलब ट्राइब्यूनल, यस। एंड इज इट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज? यस। 1991 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह कहा गया था कि सर्टियोरारी का जो प्रोविजन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर भी अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई ऐसा फैसला लेती है, एक ऐसा डिसीजन लेती है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन, उस डिस्ट्रिक्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो वो पर्टिकुलर मैटर भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट किया जा सकता है। और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी सर्टियोरारी के अंदर आती हैं, वेयरएज वो प्रोहिबिशन के अंडर नहीं आती, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो सर्टियोरारी इज प्रिवेंशन प्लस क्योर एंड प्रोहिबिशन इज प्रिवेंशन। तो कई बार आप कहीं देखोगे कि सिर्फ क्योर लिखा है, नहीं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। पहले तो रोकना है, मतलब पहले ऑर्डर आने से पहले भी आप सर्टियोरारी इशू कर सकते हो और ऑर्डर आने के बाद भी आप सर्टियोरारी इशू कर सकते हो। दोस्तों, हमारा यूपीएससी 2024 का मेंटोरशिप कोर्स लाइव हो चुका है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस हैं और लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सारी A to Z प्रिपरेशन मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू की करवाई जाएगी और आपके स्ट्रेटेजिक सेशंस ऑफ डाउट सॉल्विंग भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आप जरूर हमारी वेबसाइट पर जाके इसे अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट रिट जो है वो है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। तो आप लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस क्वेश्चन करते हो यहां पे, और जनरली ये क्वेश्चन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पब्लिक पोस्ट के लिए it was mandated that you should have an examination or it was mandated that there is a particular qualification criteria, but you have not undertaken that criteria while selecting the person, तब ये आपकी मदद कर सकता है। कैसे? मान लीजिए कि आप इलेक्शन कमीशन की क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं, हाँ चलो इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का क्राइटेरिया है कि 65 इयर्स ऑफ एज के बाद आप इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते। लेकिन अगर ऐसा सवाल उठाए जाते हैं कि वो बंदा 68 साल का है, दैट पर्सन इज ऑफ 68 ईयर्स एंड दैट पर्सन इज स्टिल सिटिंग इन द इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफिस, तो उसको क्वो वारंटो इशू किया जा सकता है टू असर्टेन कि वेदर ही इज एक्चुअली 65 ईयर्स और नॉट। सिमिलरली अगर किसी एक्ट के अंदर, किसी लॉ के अंदर यह कहा गया है कि आपने पब्लिक पोस्ट को एग्जाम के थ्रू भरना है, ठीक है, बट अगर कोई सरकार एग्जाम कराए बिना उस पोस्ट के लिए एग्जाम कराए बिना सीक्रेटली उस पोस्ट को फिल कर देती है, सीक्रेटली उस पोस्ट पे किसी को रिक्रूट कर देती है, तब भी ये पूछा जा सकता है।
because according to the law or according to the constitution that post was supposed to be filled by a particular process, और अगर वो process follow नहीं होता है तो उसको question करने के लिए quo warranto issue किया जा सकता है by what authority you're sitting। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये कहेगा कि भाई इस पब्लिक पोस्ट पे जो बंदा बैठा है उससे पूछा जाए, उससे प्रूफ मांगा जाए कि why you have, so how you have or what authority has appointed you here and what are your qualifications। तो ऐसे परमानेंट पोस्ट जो किसी लॉ या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है वो पोस्ट इसके अंदर आती है। लेकिन कौन सी पोस्ट इसमें नहीं आती हैं? दो पोस्ट इसमें नहीं आती। एक तो मंत्री, मिनिस्टर की पोस्ट इसमें नहीं आती। तो मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए अगर कोई भी प्रोसेस है, बिकॉज मिनिस्टर तो वैसे चलो इलेक्शन के बाद ही आना होता है, बट मिनिस्टर्स इसके एम्बिट से बाहर होते हैं। एंड अगेन प्राइवेट पोस्ट इसकी एम्बिट से बाहर है। तो मुकेश अंबानी ने आकाश अंबानी को क्यों जियो का चेयरमैन बनाया, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस थी, ये सब नहीं आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि प्राइवेट पोस्ट है वो, और उसके लिए कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर या लॉ नहीं बना हुआ है। ये अगर आपने 5 रिट रट ली तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा समझना कि इवन यूपीएससी बहुत समय से इन क्वेश्चंस के आसपास या इन रिट्स के आसपास सवाल पूछता आया है। तो आई होप आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। अंत में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके 2023 के करंट अफेयर्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं तो अभी भी वक्त है। फटाफट से एक स्मार्ट रिवीजन के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, जहां हम डेली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और आपको मंथली कंपाइलेशंस भी वहां पे मिल जाएंगी। तो ज़रूर इस कोर्स को अवेल करें। अभी काफ़ी नॉमिनल प्राइसेस पे ये कोर्स जो है आपको मिल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट करेगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड हैव अ गुड डे।